वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज मैं आप लोगों के बीच में आप लोगों के साथ यूपी पीसीएसजे की वैकेंसी आने की जो संभावना है और जो लोग राजस्थान का मेंस लिखने जा रहे हैं और जो लोग हरियाणा पीसीएसजे के मेंस में क्वेश्चंस लिखने के लिए जो मेंस के लिए राइटिंग स्किल में हम सीआरपीसी के आज आप लोगों के साथ एफआईआर के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है कि एफआईआर क्या है, द what are the meanings of FIR and the essentials element of FIR and the evidentiary value of FIR। तो FIR से रिलेटेड प्रोविजंस आपको 154 सभी लोगों को जानकारी है। ये प्रारंभिक परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा गया है 2016 के यूपी पीसीएसजे में भी कि FIR वर्ड कहाँ डिफाइन है। तो इसका आंसर आप लोगों को 154 नहीं बताना होगा, इसका आंसर आपको कि एफआईआर से संबंधित प्रावधान 154 है, जबकि एफआईआर की डेफिनेशन 154 में नहीं दी गई है। एफआईआर क्या है? सामान्य अर्थों में यदि हम इसका मीनिंग समझें तो एफआईआर का मीनिंग किसी संज्ञेय अपराध की पुलिस अधिकारी को दी गई सूचना एफआईआर, जिसको हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या हिंदी में जिसको हम प्रथम इत्तला सूचना के नाम से जानते हैं। एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट की प्रताप सिंह कैरो वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि जब किसी व्यथित पक्षकार के द्वारा कोग्निजेबल ऑफेंस की पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को सूचना दी जाती है तो उसको हम एफआईआर कहेंगे। एफआईआर का अन्वेषण करने के लिए हमको बेर एक्ट से अपने 154 के सब क्लोज नंबर 1 का अन्वेषण करना होगा। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अंडर सेक्शन 154 क्लोज नंबर 1 में कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को संज्ञेय अपराध से संबंधित मामले की सूचना, चाहे वो लिखित रूप से है या वह मौखिक रूप से है, यदि सूचना मौखिक रूप से दी गई है तो उसको वह स्वयं लिखेगा या अपने निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को लेखबद्ध करने का निर्देश देगा। तब मौखिक सूचना यदि दी गई है तो उस पर आपके हस्ताक्षर कराया जाएगा और राज्य सरकार के द्वारा दिए गए जो आपको जनरल डायरी जिसको हम रजिस्टर कहते हैं उसमें उसकी एंट्री करेगा। 154 के सब क्लोज नंबर 1 में सेल वर्ड का यूज किया है। इसके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शक सिद्धांत भी कई बार हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किए हैं। इस समय पहले भी प्रकाश सिंह बादल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सेल वर्ड का इंटरप्रिटेशन किया गया और उसमें यही कहा गया है कि सेल शब्द का अर्थ यहाँ पर पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि जो कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना जो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाए तो पुलिस अधिकारी की ड्यूटी है कि वह उस रिकॉर्ड को रिकॉर्डेड करेगा। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में भी इसके बारे में मार्गदर्शक सिद्धांत न्यायालय के द्वारा पारित किए गए हैं। तो यहाँ पर सेल वर्ड के लिए यहाँ पर पुलिस अधिकारी की रेस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी बताई गई है कि वह प्रत्येक संज्ञेय अपराध की सूचना को दर्ज करेगा। अब आफ्टर द रिसेंटली अमेंडमेंट ऑफ 2013 के बाद 2018 में भी संशोधन हो चुका है और 2018 के अमेंडमेंट में ये कहा गया है कि यदि संज्ञेय अपराध में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 326 ए तथा 326 बी, 354, 354 ए से लेकर डी तथा 376 और 376 ए से लेकर ई तक के अंतर्गत यदि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध से संबंधित सूचना है तो उस सूचना को वहां की उस थाने में महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा या महिला पुलिस अधिकारी नहीं है तो महिला अधिकारी के द्वारा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में उसके रिकॉर्ड करने के पश्चात यदि कोई मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से वो महिला पीड़ित है तो ऐसी स्थिति में उसके स्थान पर स्वयं जाएगा और उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। और प्रोवाइजो में ये भी बताया गया है कि सीआरपीसी की धारा 164(5)(a) के अंतर्गत लिए जाने वाले जो बयान है, जो स्टेटमेंट है, वो यथाशीघ्र लिए जाएंगे। इसके बाद एफआईआर के 154 के सब क्लोज नंबर 2 में
ये बताया है कि जो इन्फॉर्मर है, जो सूचनादाता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी सर्व की जाएगी। 154(3) के अंतर्गत पीड़ित को ये उपचार दिया गया है कि यदि थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा आपकी पुलिस इंफॉर्मेशन दी गई सूचना को यदि रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, तो उस परिस्थिति में वह व्यथित पक्षकार एग्री पार्टी अपने संबंधित सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी के यहाँ रिटर्न में अपनी शिकायत को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेज सकता है। तब सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी उस पर स्वयं या अपने निर्देश अनुसार किसी व्यक्ति को निर्देश देने के अन्वेषण का निर्देश को दिया जा सकता है। अब इसके बाद हम लोगों को इसमें पैराग्राफ चेंज करके ये भी लिखना होता है कि एफआईआर का साक्षिक मूल्य क्या है। एफआईआर का साक्षिक मूल्य के बारे में, क्योंकि कोई एफआईआर इज नॉट कंक्लूसिवली एविडेंस, एफआईआर को फिर भी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत आचरण के तौर पर सुसंगत माना जाता है। यदि इन्फॉर्मर की डेथ हो जाती है तो तब मृत्युकालिक कथन धारा 32 के सब क्लोज 1 के अंतर्गत भी उसको रेलिवेंट माना जा सकता है। सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत भी रेवोकेशन ऑफ एविडेंस के तौर पर यदि पूर्ववर्ती कथन और पश्चातवर्ती कथनों में यदि अंतर विरोध है तो सेक्शन 145 के अंतर्गत उसको कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है। यदि पहले वाला स्टेटमेंट और बाद में भी स्टेटमेंट सेम है तो उसको अदर एविडेंस के साथ कोरोबोरेशंस ऑफ द एविडेंस सेक्शन 157 के तौर पर भी उसको रेलिवेंट किया जा सकता है। अंत में निष्कर्ष तौर पर आप यही कह सकते हैं कि एफआईआर का साक्षिक मूल्य कोई निश्चायक साक्ष्य न होने के बावजूद भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8, धारा 32(1) तथा धारा 145 और धारा 157 के अंतर्गत उसको सुसंगत माना जा सकता है। थैंक यू।